हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, आज मैं आपको यूपीएसआई में पूछे गए लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, जो कि पूर्व कथन एवं पूर्वानुमान और कथन तर्क, ठीक है, कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और जवाब दें, निम्न में से कौन सा तर्क मजबूत है। ठीक है, कथन क्या है? क्या सभी शराब खानों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? तर्क है यहाँ पे, पहला तर्क देखिए, हाँ, शराब सेवन सबसे अहम मुद्दा है जिसका भारतीय आज सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से युवा और निम्न मध्यम वर्ग के लोग, जो उन्हें कानून तोड़ने की गतिविधि के सभी स्तरों के लिए प्रेरित करती है। एक तो ये हो गया तर्क। दूसरा तर्क क्या देखिए, नहीं, यह अवैध शराब के कारोबार को पनपने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो आगे की जटिलताओं का कारण बनेगा। तो अब बताइए इसमें आपके हिसाब से क्या होगा, ठीक है, बताइए इसमें पहले का कौन सा होगा ऑप्शन। तो यहाँ पे समझिए, देखिए, क्या सभी शराब खानों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए? क्यों भाई, कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? देखिए, यदि तर्क मजबूत है तब तो ठीक है, ठीक है, और नहीं तो फिर हमारे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि सभी को नहीं करना चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या है, लेकिन तर्क उसका सही होना चाहिए। यदि बंद करना चाहिए तो क्यों बंद करना चाहिए, और नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। तर्क आपका स्ट्रांग होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, पहला तर्क जो है, देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ, मान लीजिए हमने कहा हाँ, तो क्यों? शराब सेवन सबसे अहम मुद्दा है जिसका भारतीय आज सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से युवा, सही बात है, और निम्न मध्यम वर्ग के लोग, जो उन्हें कानून तोड़ने की गतिविधि के सभी स्तरों के लिए प्रेरित करती है। दारू पी के देखिए गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, इसलिए कई चीजें हैं। दारू पी के आदमी चोरी चमारी मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है ना, तो हो सकता है इसकी वजह से हाँ, शराब को बंद कर देना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा नहीं, क्यों? यह अवैध शराब के कारोबार को पनपने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो आगे की जटिलताओं का कारण बनेगा। सही बात है। यदि हम मान लीजिए बंद कर देंगे तो भी पीने वाले छोड़ेंगे नहीं, वो चोरी छुपे अवैध रूप से लेके आएंगे, ठीक है। जो आपका 100 रुपए का है वो आपका 500 का बिकेगा, 400 का बिकेगा, है ना, क्योंकि वो अवैध हो गया। तो अवैध चीज जानते हैं कि इलीगल चीज आपको महंगे रेट में मिलेगा, ठीक है। यदि वो प्रतिबंधित है तो इसका टैक्स वगैरह है। तो दोनों यहाँ पे क्या होगा, दोनों तर्क, एक और दो, दोनों मजबूत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और दो दोनों मजबूत है, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है पहला, ये है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और जवाब दें, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। कथन कह रहा है, उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए अगर कानून की अदालत में उनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप लंबित है। तर्क, हाँ, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले से ही कानून का उल्लंघन किया है। यदि वे चुने गए तो उनके उल्लंघन तेज गति से जारी रहेंगे। ये तो भाई कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है, नहीं, वे संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत हैं। तो ये दोनों क्या होगा, तर्क आपका मजबूत नहीं है, ठीक है, मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए, ये कह रहा है कथन, ठीक है, लगा देनी चाहिए अगर कह रहा है, ठीक है, कानून की अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित हैं, ठीक है। तो कथन के हिसाब से हमें तर्क देना है। तो यदि उनके कानून अदालत में आपराधिक आरोप लंबित हैं तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, ये कह रहा है कथन। तो तर्क हमारा होना चाहिए, हाँ, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले ही कानून का उल्लंघन किया है। यदि वे चुने गए तो उनके उल्लंघन तेज गति से जारी रहेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि वो उल्लंघन करते रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई मजबूरी से आपका कोई अपराध कर दिया हो, ठीक है भाई, कोई मजबूरी है, क्या है, तो वो अपराध कर दिया तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि वो लंबित है, यदि वो निर्दोष साबित हो गया तब क्या होगा?
भाई मान लीजिए लंबित तो है आपका कानून में, ठीक है, न्यायालय में, और उसमें वो निर्दोष हो जा रहा है, तब क्या होगा? तो इसलिए क्या है कि ये गलत हो जाएगा, हमारा पहला तर्क जो है आपका गलत होगा। दूसरा क्या कह रहा है? नहीं, वे संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत हैं, तो इसलिए गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। नहीं, वे संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत हैं, तो ये क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल गलत है, तो दोनों यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, बोथ रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा, ना तो तर्क 1 और ना तर्क 2 मजबूत हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, नीचे दिए गए सवाल में एक कथन के बाद 2 पूर्वानुमान 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है और फिर 2 पूर्वानुमानों का विचार करना है और तय करना है उनमें से कौन सा पूर्वानुमान तार्किक रूप से किसी भी संदेह से परे कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या नहीं, ठीक है। कथन क्या कह रहा है, देखिए, पोलियो को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, ठीक है, खत्म कर दिया गया मान लीजिए। पूर्वानुमान क्या है? उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी है, उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी है। दूसरा कह रहा है, सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए कदम उठाए हो सकते हैं, मतलब कदम उठाए हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला वाला जो है पूर्वानुमान, इसको पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी है, ये तो गलत बात है। उन्मूलन के लिए पोलियो कठिन बीमारी है, इसलिए पोलियो को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, तो ये कठिन बीमारी है, उसके बावजूद खत्म कर दिया गया, तो ये तो हमारा पहला क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या होगा तर्क यहाँ पे? पूर्वानुमान पहला वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पूर्वानुमान हम देखते हैं। अब इसको पहले पढ़ते हैं। सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए कदम उठाए हो सकते हैं, ठीक है, कदम उठाए हो सकते हैं, इसलिए पोलियो को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है। इसमें मान लीजिए हम पहले ये पढ़ते हैं, सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए कदम उठाए हो सकते हैं, ठीक है, पोलियो को भारत में पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, तो ये सही बात है, ठीक। कदम हम उठाए हैं तभी तो हमारा पोलियो खत्म हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो दूसरा है वो अंतर्निहित है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है? केवल पूर्वानुमान 2 अंतर्निहित है, ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सवाल में एक कथन है जिसके बाद 2 पूर्वानुमान हैं। आपको कथन में सब कुछ सत्य मानकर चलना है और फिर दोनों पूर्वानुमानों पर विचार करना है, तय करना है कि कथन में दी गई जानकारी में से संदेह से परे कौन सा पूर्वानुमान कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। तो कथन है, आजकल महिलाओं का उत्पीड़न सार्वजनिक रूप से दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मान लीजिए ये कथन है, तो ये हमने कथन कब कहा? इसके पहले हमारे दिमाग में कौन सा विचार आया है, तभी हमने ये कथन कहा है, ठीक है। तो पूर्वानुमान पहला देखिए, मीडिया मसलन इंटरनेट तक सुलभ पहुंच का परिणाम है कि युवाओं का मन भ्रष्ट हो रहा है। ये क्या मतलब है? यहाँ पे ये तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। मीडिया मसलन इंटरनेट तक सुलभ पहुंचने का परिणाम है कि युवाओं का मन भ्रष्ट हो रहा है, ये तो गलत है। मीडिया से क्या मतलब है इसका? कोई हमारा देखिए कथन से ऐसा तो कुछ निकल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये हमारा पूर्वानुमान गलत होगा। दूसरा कह रहा है, स्कूल और कॉलेज स्तर पर नैतिक शिक्षा ठीक से प्रदान नहीं की जा रही है, तो ये हम मान सकते हैं पूर्वानुमान ये हो सकता है भाई, कि यदि हमारे पास कॉलेज में और या स्कूल में हमें नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती, ठीक है, या अच्छे से नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती, ठीक है, तो हम आजकल महिलाओं का उत्पीड़न सार्वजनिक रूप से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये बढ़ता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए है तो निगेटिव में ये दूसरा वाला, लेकिन ये सही है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर नैतिक शिक्षा ठीक से प्रदान नहीं की जा रही है,
इसलिए आजकल महिलाओं का उत्पीड़न सार्वजनिक रूप से दिन ब दिन बढ़ती जा रही। अब देखिए हम क्वेश्चन को जोड़ दे रहे हैं, तो देखिए हमारा पूरा क्वेश्चन सेंटेंस क्या है, सही बन रहा है कि नहीं। देखिए, स्कूल और कॉलेज स्तर पर नैतिक शिक्षा ठीक से प्रदान नहीं की जा रही, इसलिए आजकल महिलाओं का उत्पीड़न सार्वजनिक रूप से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए ये बैठ रहा है, ठीक है। दूसरा मान लीजिए हम कह रहे हैं मीडिया मसलन इंटरनेट तक सुलभ पहुंच का परिणाम है कि युवाओं का मन भ्रष्ट हो रहा है, इसलिए आजकल महिलाओं का उत्पीड़न। ये तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो दूसरा हमारा होगा तर्क जो होगा पहला, दूसरा पूर्वानुमान। पहला तो हमारा गलत हो जाएगा, पहला पूर्वानुमान हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा हमारा सही होएगा, ठीक है। तो दूसरा हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, केवल पूर्वानुमान दो अंतर्निहित है, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद मैं आपको पेपर कटिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। पेपर कटिंग से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, कहीं भी, ठीक है। पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और यदि आपको इससे पहले हमारी 2 वीडियो और भी हैं कथन पूर्वानुमान की, तो उसको आपको देखना है तो ऊपर दिया गया आई बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोनों वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। या आप प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह कथन पढ़ें और बताएं, निम्न तर्कों में से कौन सा तर्क सशक्त है। कथन कह रहा है, क्या सभी विद्यालय के छात्रों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य कर देना चाहिए। तर्क क्या कह रहा है, कथन पहले पढ़िए, ठीक है। क्या सभी विद्यालयों के लिए सभी विद्यालय के छात्रों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य कर देना चाहिए। तर्क यदि कह रहा है हाँ, तो क्यों कह रहा है, देखिए। हाँ, भारत ने अपने गांवों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य बना रखा है और स्कूली स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने से यह सुगम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इससे क्या सुगम हो जाएगा कि नहीं, बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है। यदि क्या सभी विद्यालय के छात्रों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य कर देना चाहिए, यदि कह रहा हाँ, तो भारत ने अपने गांवों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य बना रखा है और स्कूल स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने से यह सुगम होगा। डिजिटलीकरण से हमारा क्या मतलब है, हमारा स्कूल के छात्रों से मतलब है कि डिजिटलीकरण हम कर रहे हैं इसलिए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यदि ये तर्क और देता कि हाँ, इससे बच्चों में प्रतिभा आएगी और वो आगे चल के मतलब अच्छा काम करेंगे, ठीक है, या नॉलेज उनको बढ़ेगा, तो ये होता है। ये डिजिटलीकरण से हमारा क्या मतलब है, गांव को हम डिजिटलीकरण कर रहे हैं इसलिए स्कूल में वहां पे करना, ये गलत बात है, ठीक है। तो पहला तर्क नहीं होगा। दूसरा तर्क देखते हैं, हाँ, यह युवाओं को रोजगार ढूंढने में बेहतर रूप से तैयार करने में मददगार साबित होगा क्योंकि कंप्यूटर ज्ञान एक आवश्यक योग्यता मानी जाती है। तो ये यहाँ पे देखिए ऊपर हमारा ये नहीं कह रहा है, ठीक है। हमारा कह रहा है क्या सभी विद्यालयों के छात्रों के लिए कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य कर देना चाहिए। तो ये कोई मतलब नहीं है कि हाँ, यह युवाओं को रोजगार ढूंढने में बेहतर रूप से तैयार करने में मददगार साबित होगा क्योंकि कंप्यूटर ज्ञान एक आवश्यक योग्यता मानी जाती है। ये तो कोई ऊपर कथन से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे दोनों तर्क क्या होगा, गलत है। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि कथन में युवाओं को रोजगार ढूंढने की बात नहीं की गई है, ठीक है, और ना ही गांवों को डिजिटलीकरण बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसलिए हमारा ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह कथन पढ़ें और बताएं, निम्न तर्कों में से कौन सा तर्क सशक्त है। पहला क्या कह रहा है, देखिए, क्या मेडिकल प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए। तर्क हाँ, हमें बड़ी तेजी से व्यापक रूप से बढ़ते चिकित्सा क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए, नहीं, यह बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी बच्चों को चिकित्सा शिक्षा से वंचित रखेगा। अब देखिए हमारा कहने का क्या मतलब है, कथन और तर्क, इसमें कथन से ही रिलेटेड तर्क होना चाहिए। हम आगे की या जो तर्क दिया, कथन दिया, उसी से रिलेटेड हमें तर्क देना है।
ये नहीं कि हम दूसरी बात को लेके चले आए उसमें। अब देखिए यहाँ पे कथन क्या कह रहा है, क्या मेडिकल प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, अनिवार्य कर देनी चाहिए। ठीक है, तो तर्क में क्या कह रहा है, हाँ हमें बड़ी तेजी से व्यापक रूप से बढ़ते चिकित्सा क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए, कोई मतलब नहीं है कि अनिवार्य कर देना है तो मांगों की बढ़ती हुई मांग, ये इसका कोई इसमें दिया नहीं गया। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए की बात कही गई है, जबकि तर्क में चिकित्सा के क्षेत्र में की गई मांगों की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने व ग्रामीण को और शहरी बच्चों को चिकित्सा क्षेत्र से वंचित रखने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इस दोनों हमारा तर्क क्या होगा, गलत हो जाएगा। यह बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी बच्चों की चिकित्सा शिक्षा से वंचित रखेगा। क्यों भाई वंचित रखेगा, कंपटीशन देना कोई गलत बात थोड़ी है कि कंपटीशन गलत देने, वंचित थोड़ी रहेगा भाई। जो कंपटीशन पास करेगा वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो अपना पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो इससे एक नहीं पता चल रहा है। ठीक है, ये हमारा दोनों क्या है, तर्क गलत है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों तर्क इसको गलत कहेंगे। समझ में आ गया, नहीं समझ आ रहा मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या मेडिकल प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, इसमें हाँ और ना ये होना चाहिए। हाँ कहेंगे तो हाँ इससे अच्छी गुणवत्ता मिलेगी, ये सब कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाँ हमें बड़ी तेजी से व्यापक रूप से बढ़ते चिकित्सा क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी, सुनिश्चित करनी होगी। ये क्या मतलब है, तो गलत बात है। ठीक है, मांग है कि नहीं है इससे हमसे नहीं मतलब है, हमें अनिवार्य कर देनी चाहिए ये कह रहा है। ठीक है, नहीं यह बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी बच्चों को चिकित्सा शिक्षा से वंचित रखेगा, ये तो गलत बात है। क्या कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए, कंपटीशन होगा तभी तो अच्छे लड़के आएंगे, गुणवत्ता बढ़ेगी, बस ये होना चाहिए कि हाँ क्या मेडिकल प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, कहते हैं हाँ इससे क्या होगा, चिकित्सा क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता के बच्चे प्रवेश करेंगे, बस। और क्या होता है, ये होता तो ये तर्क अच्छा था। लेकिन यहाँ पे दोनों तर्क हमारा क्या होगा, पहला और दूसरा जो है दोनों तर्क गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर होगा, ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वानुमान दिया है। ठीक है, नीचे दिए गए सवाल में एक कथन के बाद 2 पूर्वानुमान दिए गए हैं, आपको कथन में सब कुछ सच मानना है। ठीक है, पूर्वानुमान में हमें कथन को पूरा सच मानना है और फिर 2 पूर्वानुमानों पर विचार करना है और तय करना है, जो कथन होगा वो हम सही मानेंगे और पूर्वानुमान पर विचार करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा सही होगा। कथन क्या कह रहा है, भारत दुनिया के कुल आईटी उद्योगों में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। भारत दुनिया के कुल आईटी उद्योगों में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। सोचिए पूरे दुनिया से, इसको मैं सही मान रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम पूर्वानुमान कह रहे हैं, विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती है। तो ये क्यों भैया सस्ते, इसमें सस्ता तो दिया नहीं है कि सस्ता श्रम है हमारे यहाँ, सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण, ऐसा तो कुछ इसमें दिया नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की गई। क्या ऐसा इसमें दिया गया है कि 55% हिस्सेदारी है तो इसका मतलब कि यहाँ पे श्रम सस्ता है, या यहाँ पे भारत ने सब्सिडी दे रखी है तभी यहाँ पे मतलब बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनियां हैं, 55% हिस्सेदारी है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे टैलेंट की वजह से, हमारे यहाँ पे टैलेंट है इसलिए यहाँ पे 55 भाई बाहर की कंपनियां यहाँ पे उद्योग कर रही हैं। ठीक है, तो ये माना जा सकता है, लेकिन ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारा दोनों गलत है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ना तो एक पूर्वानुमान होगा ना तो 2। क्यों, क्योंकि देखिए विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को, ही देखिए यहाँ पे ही आ गया, तो ही वाला तो बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, ही वाला तो आपको मैं बता रखा हूं वो बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, केंद्र तो पहला वाला ही के वजह से यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की, ये भी गलत है। ठीक है, सब्सिडी की बात ही नहीं कही गई, तो ये दोनों हमारा गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो होगा वहां पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दोनों गलत हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, देखिए दो पूर्वानुमान दिया है, कथन को हमें सही मानना है, ठीक है। उसके बाद पूर्वानुमान देखना है हमें कौन सा सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला हमारा कथन क्या है, जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये क्या है, स्कूल से एक स्टेटमेंट निकल रहा है, कथन निकल रहा है। तो मान लीजिए स्कूल में एक स्टेटमेंट है, जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो वहां पे भी ऐसा रहता था कि सबको प्रैक्टिकल बुक बनानी रहती थी और उसको प्रस्तुत करना रहता था, ठीक है। और जो नहीं लाता था उस बच्चे को बाहर कर दिया जाता था, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे भी दिया गया है। और पूर्वानुमान क्या है, देखिए पूर्वानुमान, प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। तो ये तो सही बात है, क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल बुक में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है, इसलिए जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो पहला पूर्वानुमान हमारा जो होगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल सही होगा। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा देखते हैं, प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है। ये क्या मतलब है, प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है कि नहीं बनाती, ये हमारा पूर्वानुमान नहीं, कथन में नहीं कह रहा है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको हम सेट करते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीक रूप से मजबूत बनाती है, इसलिए जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाए। ये तो गलत बात है भाई, मजबूत बनाती है कि नहीं बनाती है इसकी बात नहीं कही गई है। बस ये कहा गया है कि यदि जो भी स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिकल बुक लेके नहीं आएंगे तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बस ये बात कही गई यहाँ पे, अलग से हमें कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या होगा हमारा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा पूर्वानुमान नहीं अंतर्निहित है, तो यहाँ पे केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ऑप्शन डी में केवल पूर्वानुमान एक अंतर्निहित है, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और जवाब दें, ठीक है। कौन सा तर्क मजबूत है। कथन क्या कह रहा है, क्या वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की है। तर्क, हाँ, चूंकि वैश्वीकरण उपायों को 90 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था, भारत स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल करने में सक्षम हो गया था, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी से संघर्ष कर रही थी, ठीक है। दूसरा कह रहा है, नहीं, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि नहीं होती है, इसे लोगों के कल्याण में वृद्धि भी करनी चाहिए। वैश्वीकरण के उपायों को अपनाने के 20 साल बाद भी भारत में अभी भी गरीब लोगों का एक बड़ा प्रतिशत है। तो यहाँ पे तर्क 2 जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये गलत बात कह रहा है। इससे हमसे क्या मतलब है, क्या वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की है, यदि हाँ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें हमें ये सब नहीं कहना है कि गरीबों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत है, इसकी बात थोड़ी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी गलत बात है। पहला वाला तर्क मजबूत है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ, चूंकि वैश्वीकरण उपायों को 90 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था, भारत स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल करने में सक्षम हो गया था, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी से संघर्ष कर रही थीं, ठीक है। तो यहाँ पे तर्क फर्स्ट जो होगा वो मजबूत है और वो सही है, ठीक है। दूसरा तर्क क्या कह रहा है, दूसरा तर्क देखिए, दूसरा तर्क बिल्कुल नहीं, आर्थिक वृद्धि मात्र कह दिया तो ये गलत हो जाएगा हमारा। जहां भी मात्र शब्द आएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने आपको ट्रिक में बता रखा है, आप उसकी वीडियो ऊपर आई बटन दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे मैंने ट्रिक बता रखा है। तो यहाँ पे मात्र की बात जहां आएगी, ठीक है, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि मात्र आय में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और जवाब दें कि निम्न में से कौन सा दलील प्रबल है। तो वक्तव्य होगा, क्या स्कूल स्तर पर 9वीं कक्षा तक सभी वार्षिक परीक्षाएं बंद कर देनी चाहिए।
तो वक्तव्य क्या होगा हमारा, ये हो गया। दलील क्या होगी, हाँ इससे अधिक ग्रामीण छात्रों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरा क्या कह रहा है, नहीं यह छात्रों को कॉलेज स्तर की शिक्षा हासिल करने में मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मदद नहीं करेगा। ठीक है, यदि हम परीक्षा ही नहीं देंगे वार्षिक परीक्षा, तो हम अपना आकलन कैसे करेंगे कि हमने अभी तक जो पढ़ाई किया है, ठीक है, वो हमारा सही था कि गलत था, क्या है। तो जब परीक्षा नहीं होगी तो बच्चे ठीक से मन लगा के पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, वो गिर जाएगा। ठीक है, तो उनको जब उच्चतर शिक्षा के लिए जानेंगे, कॉलेज वाले जाना होगा, तो वहाँ पे उनको मदद नहीं करेगा। वो जब पढ़े ही नहीं है ठीक से, तो उनका क्या होगा, जब बेस ही कमजोर हो जाएगा तो आगे उनको दिक्कत आनी है। तो ये तो हमारा निगेटिव हो जाएगा, पहला वाला तो बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा। हाँ, इससे अधिक ग्रामीण छात्रों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। क्यों भाई, यदि परीक्षा नहीं होगी तो क्या वो उनको अवसर नहीं मिल रहा है पढ़ने का, ये तो गलत बात है। भाई पढ़ाई अच्छा करेंगे तो हम पेपर दे देंगे, और पेपर देने से तो कोई बात ये तो होगा नहीं कि उनको अवसर नहीं प्राप्त होगा पेपर परीक्षा कराने से, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो होगा वो तर्क क्या है, वो हमारा गलत होगा। दूसरा तर्क क्या है, नहीं यह छात्रों को कॉलेज स्तर की शिक्षा हासिल करने में मदद नहीं करेगा। तो सही बात है, यदि हम परीक्षा बंद कर देंगे तो ये हमें आगे चल के बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो होगा वो सही है। ठीक है, दूसरा वाला हमारा प्रबल है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसमें ए, केवल दलील दो प्रबल है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए, ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और जवाब दें कि निम्न में से कौन सी दलील प्रबल है। तो वक्तव्य क्या है, क्या सभी स्तरों पर शिक्षा क्षेत्रीय भाषा में मुहैया कराई जानी चाहिए। ये बताइए कि क्या सभी स्तरों पर शिक्षा, सभी स्तरों पर शिक्षा, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटर हो, ठीक है, ग्रेजुएशन है, हर जगह आपको क्षेत्रीय भाषा में मुहैया कराई जानी चाहिए। दलील क्या कह रहा है, हाँ चीन और जापान की शैक्षणिक पद्धति स्थानीय भाषा में है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमने कल ट्रिक बता रखा है, ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ट्रिक बताया कि यदि वो तुलना कर रहा है कि किसी दूसरे देश से तुलना कर रहा है या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति से तुलना कर रहा है, तो ये बिल्कुल कथन क्या होगा, गलत होगा। तो हाँ चीन और जापान, तो ये चीन और जापान की तुलना कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला तर्क जो होगा वो आपका दलील बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, दूसरा दलील क्या कह रहा है, देखिए, नहीं यह रोजगार के अवसर कम कर सकता है। जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर रहा हो और अपनी आर्थिक गतिविधियों में विदेशी उद्यमियों का एक बड़ा योगदान अपेक्षित हो, वे संभवतः विदेशी भाषा जानने वाले कर्मचारियों का चयन करना पसंद करेंगे। तो सही बात है, यदि हम स्थानीय भाषा, तो मान लीजिए विदेशी कंपनी आ रही है और यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए, तो वो स्थानीय भाषा को समझेंगे नहीं, क्योंकि वो भाई इंटरनेशनल भाषा जैसे इंग्लिश वगैरह उसको प्रेफर करते हैं। आप इंग्लिश जानते नहीं, आप स्थानीय भाषा जानते हैं, तो आपको तो बिल्कुल वो रिजेक्ट करके चला जाएगा। ठीक है, वो लेगा ही नहीं। तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो यहीं पे जॉब करेंगे, वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको स्थानीय भाषा का ज्ञान है, विदेशी भाषा का ज्ञान है नहीं। ठीक है, तो हमको इंटरनेशनल भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है कथन 2 बिल्कुल मजबूत है। ठीक है, यहाँ पे कथन 2 जो होगा वो सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, केवल दलील 2 प्रबल है। तो यहाँ पे केवल दलील 2 प्रबल होगा। ठीक है, सही उत्तर यही है। आइए देखते हैं अगला और लास्ट प्रश्न, आज के आखिरी प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वक्तव्य दिया गया है और पूर्वानुमान दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं वक्तव्य। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में अधिक उपज वाली किस्म के बीज के लिए सब्सिडी देने की नीति अपनाई गई है। जिसको हम कथन हमारा जो है वो सही है। ठीक है, पूर्वानुमान, अधिक उपज वाली किस्मों के बीज HYV, ठीक है, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ा देंगे। दूसरा क्या रहा है, अधिक उपज वाली किस्म के बीज की तुलना में सामान्य बीज अपेक्षाकृत कम उत्पादक है। सामान्य बीज अपेक्षाकृत कम उत्पादक है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों हमारा जो पूर्वानुमान है, देखिए पहला पूर्वानुमान दूसरे पूर्वानुमान से रिलेटेड है कि नहीं है, देखते हैं। तो पहला मान लीजिए, देखिए वक्तव्य हमको पढ़ना सही से, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में अधिक उपज वाली किस्म के बीज HYV के लिए सब्सिडी देने की नीति अपनाई गई। क्यों अपनाई गई? क्योंकि उससे क्या होगा, पैदावार बढ़ेगा, ठीक है, पैदावार बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमको इसकी, ठीक है, सब्सिडी दी गई, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने का प्लान किया, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उपज हो, बढ़ाए। सब्सिडी देने से आप, जब आपको सब्सिडी दी जाएगी तो आप उसको खरीदेंगे, और जब आप खरीदेंगे तो उससे उपज बढ़ेगी, आपका पैदावार बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए HYV के लिए सब्सिडी देने की नीति अपनाई गई कि लोग जब सब्सिडी पाएंगे तो उसी को करेंगे, वरना घर में जो रखा है आदमी बीज उसको करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सिडी देने की बात इसीलिए कही गई कि जो उनका लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो हमारे पूर्वानुमान क्या रहा होगा, दिमाग में क्यों हमने सब्सिडी वाली बात कही है, तो उससे पहले हमारे दिमाग में कुछ रहा होगा। पूर्वानुमान का मतलब पूर्व में जो कथन है उससे पूर्व हमारे दिमाग में कुछ रहा होगा, तभी हम पूर्वानुमान की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पूर्वानुमान का रहा, अधिक उपज वाली किस्म के बीज HYV कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ा देंगे, मतलब उत्पादकता को बढ़ा देंगे। तो यदि हमारे पास उत्पादकता को बढ़ाएगा तभी तो हम सब्सिडी देने पे विचार करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा पहला वाला जो है कथन पूर्वानुमान बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, अधिक उपज वाली किस्म के बीज की तुलना में सामान्य बीज अपेक्षाकृत कम उत्पादक है। भाई कम उत्पादक है, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि सब्सिडी दिया जाए कि आम लोगों के पहुंच में आ सके ये बीज, और सभी सामान्य लोग भी इसको पैदा करें, अपने यहाँ कृषि उत्पादन करें, और जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट का ये मकसद है, इसीलिए सब्सिडी देती है। अच्छे किस्म के बीज आप करेंगे तो जहाँ पे आपको 1 बीघे में 4 कुंटल हो रहा है, वहाँ पे आपका 6 से 7 कुंटल होने लगेगा, ठीक है। तो पैदावार भी आपकी बढ़ जाएगी, तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। और यदि आपको सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो आप उसी बीज का, ठीक है, बोएंगे, जिससे आपको उत्पादकता भी बढ़ जाए, तो आदमी अपना नुकसान तो करेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए दूसरा भी क्या होगा, पूर्वानुमान हमारा सही है। तभी हमने कथन को, देखिए पूर्वानुमान से पहले पूर्वानुमान आता है, फिर कथन आता है, ठीक है। तो इससे हमारा ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ये सारे क्वेश्चन जो है वो UPSI में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। और इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सारे प्रश्न कराना असंभव है, ठीक है। क्योंकि YouTube पे ज़्यादा समय, यदि हम बहुत बड़ी वीडियो बना देंगे तो कोई देखेगा नहीं, ठीक है, वाचिंग कोई करेगा नहीं, तो हमारा जो मेहनत है वो भी बेकार हो जाएगी। इसलिए आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिए। और यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको कोई भी क्वेरी होती है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।